नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, एक महान गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम था रोजर बेकन। उन्होंने क्या कहा था गणित के विषय में, मैथमेटिक्स के विषय में, कि गणित जो है सभी विषयों का सिंह द्वार यानी कि दरवाजा, डोर एवं कुंजी है, और उस दरवाजे की चाबी भी है। यानी कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से सीख लिया, तो बाकी विषयों में भी आपको दरवाजे खुल जाएंगे। बाकी विषयों के भी दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको अच्छी तरह आने लगेंगे, अगर आप गणित में पारंगत है तो, गणित आपको अच्छे से आती है तो, है ना। तो सही कहा था उन्होंने। गणित जो है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इंटरलिंक्ड हैं मैथमेटिक्स से। अगर आपकी गणित अच्छी है तो आप फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स आती है, केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स आती है ना। और उसके अलावा बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कि आप जियोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स है कि कोई स्थान दूसरे स्थान से कितना दूर है ना। इसके अलावा आप अक्षांश देशांश देशांश पढ़ते हैं, है ना। तो उसकी जो आप सापेक्षिक जो स्थिति है वो जानने के लिए हम मैथमेटिक्स के पदों का यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिक्स सभी विषयों का जो है सिंह द्वार या कुंजी है, बिल्कुल सही कहा गया है। बहुत सारे जो जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स उनमें शामिल है, किसी न किसी रूप में मैथमेटिक्स शामिल रहता है। तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कि मैथमेटिक्स की प्रकृति कैसी है, मैथमेटिक्स जब बच्चा पढ़ता है तो उसमें किस तरह की योग्यताओं का विकास होता है, कैसे वो अपने जीवन में गणित को उतार करके आगे विकास की ओर अग्रसर होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। तो क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि जो गणित है वो सरल से कठिन की ओर चलती है। पहले हम जो इजी चीज़ें हैं वो बच्चों को समझाते हैं, फिर जब वो बच्चा समझ लेता है तो फिर हम आगे उससे ज़्यादा जो थोड़ा कठिन चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बताने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए पहले हम बच्चों को क्या बताते हैं, गिनती सिखाते हैं, पहाड़ा सिखाते हैं, टेबल और कैलकुलेशन। फिर धीरे धीरे हम उनको जो संक्रियाएं हैं वो सिखाते हैं। संक्रियाएं क्या होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन, और ये अपना मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। जैसे जैसे बच्चे सीखते जाते हैं तो उनको गणित के जो और फॉर्म्स हैं और जो आकृतियाँ हैं गणित की वो सिखाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है तो हम और उसको चैलेंजिंग इन्वायरमेंट देते हैं और चैलेंज देते हैं थोड़ा, जिसे और अच्छा सीखे और ज़्यादा चीज़ें सीखे। तो सरल से कठिन की ओर हम ले जाते हैं जो गणित का पाठ्यक्रम है उसको। उसके अलावा मूर्त से अमूर्त की ओर दूसरी विशेषता है। मूर्त से अमूर्त मूर्त मतलब क्या चीज़ होती है, जो हमारे सामने उपस्थित हो, जिसको हम छू सकें, जिसको हम देख सकें, है ना। जैसे ये मार्कर है तो ये मूर्त विषय है, एक मूर्त ऑब्जेक्ट है ना। और अमूर्त जो सिर्फ हमारे विचारों में हो, यानी प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट ना करे, वो अमूर्त चीज़ वो होती है। तो हम गणित के द्वारा अमूर्त चीज़ों का भी हिसाब लगा सकते हैं। मतलब दो ग्रहों के बीच की दूरी को हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इतनी होगी, है ना। तो ये होती है अमूर्तता। मूर्तता और अमूर्तता में ये अंतर है। जैसे ये जिसमें मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ वो क्या है, एक मूर्त विषय है, एक मूर्त ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मोबाइल को मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, है ना। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जो चीज़ें हमने देखी नहीं है, सिर्फ जिस पे हम बात करते हैं और कहीं ना कहीं विचारों में है ना। जैसे एलियंस हो गए। एलियंस को हम सब ने किसी ने नहीं देखा है। बहुत बहुत सारे लोग जो हैं दावा करते हैं कि हमने एलियंस देखे हैं, लेकिन किसी ने भी देखा नहीं है, अपने अपनी तरह से बोलते हैं। तो हम उनके बारे में सोच सकते हैं बस, क्योंकि वो हमारे लिए अमूर्त चीज़ें हैं। किसी दूसरे ग्रह में भी इंसान की तरह प्राणी रहते होंगे, और उनका व्यवहार कैसा होगा, वो कितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, वो कैसे बर्ताव करते होंगे, ये सब अमूर्त चीज़ें हैं। तो गणित से इन सब चीज़ों का भी अंदाज़ा लगाना, कैलकुलेट करना, ये सब संभव है। ये गणित की विशेषता है। इसके अलावा सार्वभौमिकता। दोस्तों, सार्वभौमिकता जो है उसका मतलब ये है कि जो गणित के नियम हैं, रूल, थ्योरम है, सिद्धांत वगैरह हैं, फॉर्मूले हैं, वो सार्वभौमिक हैं। यानी जो इंडिया में हम पढ़ रहे हैं, भारत में जो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हमें मालूम है गणित के बारे में, वो पूरी दुनिया में लागू होती हैं। जो पाइथागोरस का थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है ना, कुछ ऐसा। ये क्या होता है, कर्ण, ये लंब और ये आधार।
अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सार्वभौमिक है, यानी अमेरिका में भी यही चीज़ लागू होगी, रशिया में भी, चाइना में भी, और दुनिया के किसी भी कोने में आप हम चले जाएं तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये एक जैसा ही रहेगा। विद्वानों के बीच बीच में कोई मतभेद नहीं रहेगा, जैसे कि अक्सर दूसरे सब्जेक्ट्स में हम देखते हैं कि मतभेद हो जाते हैं, है ना। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो व्याकरण थोड़ा इधर उधर हो सकती है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है और ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, इंडिया में हम थोड़ा अलग तरह से इंग्लिश बोलते हैं, चाइनीज इंग्लिश अलग है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स जहाँ पर भी है पूरी दुनिया में एक तरह है, एक ही जैसी है। उसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता का विकास, जब बच्चे जो मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, मैथ्स लगाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि भाई ये 2 मल्टीप्लिकेशन किया हमने 2 का 6 से तो 12 आया, है ना, और 6 का 2 से किया तो भी 12 आया। तो उनमें तार्किकता का विकास होता है कि भाई ऐसा किया तो ऐसा होता है, फिर वो ज़्यादा सोचते हैं, उनमें लॉजिकल रीजनिंग जो है वो उनकी स्ट्रांग होती है ना। तो ये होता है मैथमेटिक्स से, ये भी इसकी विशेषता है। उसके अलावा आगमन, निगमन और सामान्यीकरण की योग्यता का विकास होता है। आगमन क्या होता है? आगमन में ऐसा होता है कि हम उदाहरण से नियमों की तरफ चलते हैं, जैसे कि हम कुछ ना कुछ करते चले गए खुद से और लास्ट में एक हमने रूल बना लिया। उदाहरण के लिए क्या, जैसे 2 + 3 क्या होता है? 5, 5 + 2 सॉरी 2 + 3 5 हो गया और 3 + 2 ये भी 5 होता है। तो हमने ऐसे 2-4 उदाहरण करके देख लिए। बाद में हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ें तो उनका जो योगफल है वो बराबर आता है। किसी स्थिति में अगर हम उनको बाद में पलट भी दें तो भी योगफल जो है उसका समान ही आएगा। जैसे 2 + 3 5 है तो 3 + 2 भी 5 होगा, है ना, ऐसा। और निगमन में इसका अपोजिट होता है। निगमन विधि में क्या होता है? निगमन में पहले रूल हमें पता होते हैं और उसके हिसाब से हम उदाहरण लगाते हैं। इसका अपोजिट आप कर लीजिए, निगमन वही है। निगमन का मतलब हमने पहले ही सीख लिया कि भाई दो संख्याएं हैं, उनको अगर हम प्लस करेंगे तो जितना हमको योगफल मिलेगा वो तो उन संख्याओं को हम अदल बदल के, यानी क्रम विनिमय नियम जो है वो हमने सीख लिया और बाद में उसके उदाहरण लगा लिए। ये निगमन विधि हो गई। सामान्यीकरण आप समझते हो, ये सब कैलकुलेशन जो है नियमों का सामान्यीकरण करना, ये जनरलाइजेशन कहलाता है, सामान्यीकरण कहलाता है ना। फिर जब हम मैथमेटिक्स में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ये सब संक्रियाएं सीखते हैं और नई चीज़ें हमें आती हैं, तो बच्चे में खास तौर पे और हम में भी, हम सब चीज़ों में लागू है, हर व्यक्ति में लागू है कि आत्मविश्वास का विकास होगा, आत्मनिर्भरता आएगी, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ेगी, है ना। सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे हम, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। मैथमेटिक्स अगर बढ़ गई तो तार्किकता का विकास होगा, उसके हिसाब से मानसिक शक्तियों का विकास होगा, तो ऑलरेडी हम दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, क्योंकि उससे दिमाग बढ़ता है। कहते हैं ना कि मैथ्स जो है मस्तिष्क का व्यायाम होता है ना, मस्तिष्क का व्यायाम होता है मैथ्स। ये भी एग्जाम में आता है अक्सर, मस्तिष्क का व्यायाम क्या कहते हैं, किस विषय को कहा जाता है, या गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फिर आपको ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से ऑप्शन क्या रहेगा? मस्तिष्क का व्यायाम। ये और कभी कभी जो कोट्स हैं जो बहुत सारे विद्वानों ने कहे हैं, जो बातें कही हैं, वो भी आ जाती हैं कि ये किसका कथन है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है। तो ये रोजर बेकन जी ने कहा था। ये जब अपना लास्ट में पेपर हुआ था वर्ग 3 का 2012 के आसपास, तब ये आया था क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ये नहीं आया था, पर इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। जो कोट्स हैं वो पूछे गए थे कि किस विद्वान ने कहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट कोट्स हैं, जो अच्छे कोट्स हैं, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान में रखिए कि किसने कौन सी बात कही थी। तो ये चीज़ हो गई। फिर गणित की भाषा सुगठित एवं मजबूत है। वो कैसे? कि गणित की जो लैंग्वेज है वो लचर नहीं है, मजबूत है। उसमें कोई चीज़ कह दी जाती है तो वो पक्की हो जाती है। जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है।
3 गुनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 गुनी ही है, उसमें कुछ कम नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, एकदम बराबर। तो ये जो इसकी लैंग्वेज है ये, क्योंकि इसमें संख्याएं इन्वॉल्व हैं और इसमें सुगठित होती है इसकी लैंग्वेज, यानी कि दूसरी लैंग्वेजेस से ज़्यादा मजबूत कहलाती है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, ये इसकी विशेषता है। तो आज हमने बात करी मैथमेटिक्स की विशेषताओं की, गणित की विशेषताओं की। जो ये अपनी मैथमेटिक्स की पेडागोजी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इस तरह के सेशंस हम और भी लेकर आएंगे आगे। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, ज़रूरत पड़ने पे आप वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे और भी हम पेडागोजी से रिलेटेड वीडियोस लाएंगे मैथमेटिक्स पे और दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये जो फोटो दिख रहा है उसके आसपास आप क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।